आप देख रहे होंगे इनकी पहले के कंपैरिजन में मेम्ब्रेन पतली हो चुकी है, जो बाहर का शेल था, क्योंकि सारा और भी अगर हम इसे काफ़ी देर तक रखेंगे तो ये पूरी ही हट जाएगी। वैसे अगर आपको दिख रहा हो तो जो पानी में पड़ा हुआ अंडा है उसका साइज बड़ा हो गया होगा। हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। आपकी बुक में जो एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप दे रखा है ऑस्मोसिस का, वो करेंगे। वही करने के लिए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5 का L6 और शुरू करते हैं आज। जैसा कि आपको पता है कि क्या है इसका जो चैप्टर फ्लो है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हालांकि हम अभी कोशिका संरचना पर ही पहुँचे हैं और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो परासरण पढ़ने वाले हैं। कोशिका की गति के अंदर आता है ये, और एनसीईआरटी परासरण का एक क्रियाकलाप है 5.3, उसको, उस एक्टिविटी को, उस प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। पर उससे पहले हमें ये जानना है कि परासरण आखिर होता क्या है। वैसे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में समझा दिया था कि परासरण क्या होता है, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ चीज हमें देखनी है, वो देख लेते हैं। क्या है परासरण? तो किसी अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य का मतलब आदि, मतलब कुछ चीजों के लिए पारगम, पारगम का मतलब आने जाने देना, मतलब ऐसी कोई झिल्ली जो कुछ चीजों को तो अपने अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अपने अंदर नहीं आने देती, उसी को हम बोलते हैं वर्णात्मक। वर्णात्मक का मतलब होता है सेलेक्टिव, मतलब कुछ चीजों के लिए तो वो सेलेक्टिव है। जैसे आप खाने के लिए बहुत सेलेक्टिव है ना, कोई सब्जी खाते हैं, कोई नहीं खाते, तो ऐसे ये मेम्ब्रेन है यानी झिल्ली है। तो अगर वर्णात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। इसको हमने लास्ट क्लास में समझा था, लेकिन हम इसको एक बार डिफाइन करना चाहते थे, वो हमने कर दिया। यानी कि किसी भी पदार्थ का अपनी, मान लो हमारे पास ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली कोई भी कोशिका की हो सकती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहाँ मिलेगी? कोशिका में मिलेगी, ठीक है। तो ये कोशिका है, इसकी एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये जो है ये कहती है कि मैं जो है कैल्शियम को अपने अंदर नहीं आने दूंगी और सोडियम को अपने अंदर आने दूंगी। तो अगर यहाँ पे कैल्शियम भी है, यहाँ पे सोडियम भी है, यहाँ पे भी कैल्शियम है, यहाँ पे भी सोडियम है, अब देखिए जरा यहाँ पे कितने सोडियम है? सोडियम मतलब Na, सोडियम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Na, इसका सिंबल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये कहती है कि मैं सोडियम को तो क्या करूंगी? आने दूंगी, राइट लगा हुआ है। कैल्शियम को नहीं आने दूंगी। यहाँ पे कितने सोडियम है? यहाँ पे एक और बना देते हैं, 4 सोडियम है ना। और यहाँ पे कितने सोडियम है? 3 सोडियम है। तो सोडियम की सांद्रता मतलब उसकी क्वांटिटी, सांद्रता को आप किससे ले सकते हैं? उसकी मात्रा से। सोडियम की मात्रा कितनी है? यहाँ पे 4, यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कम है। तो ये अर्धपारगम्य में ये सिर्फ सोडियम को जाने देगी, कैल्शियम से इसको कोई मतलब नहीं। हालांकि कैल्शियम इधर ज्यादा है, कैल्शियम किधर ज्यादा है? इधर, लेकिन ये कैल्शियम को आने ही नहीं देना चाहती, ये कहती मैं तो नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी? सोडियम अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक इधर है तो इधर से कहां जाएगा? उधर जाएगा। तो इस गति को हम कहते हैं परासरण। इसकी जहां अधिक होगी उधर से कम की तरफ जाएगा, इधर कम है इधर अधिक है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और किसको जाने दे रही है? सिर्फ सोडियम को। तो इसलिए ये क्या है? अर्धपारगम्य और वर्णात्मक है, ठीक है। विसरण में भी ऐसा होता है, लेकिन विसरण में ये झिल्ली नहीं होती, अर्धपारगम्य नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू का पूरे रूम में फैलना, वहां पे कोई झिल्ली नहीं होती, वो भी क्या करती है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं। तो ये है हमारा परासरण। अब इसको प्रैक्टिकल से और अच्छा समझेंगे, लेकिन उस प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें 3 बातें समझ में आनी चाहिए। वो क्या है कि कोई भी विलयन जो है वो 2 चीजों से बना होता है। विलयन समझते हैं? सॉल्यूशन। जब 2 चीजों को, यानी द्रव हो या एक द्रव्य हो, एक ठोस हो, कैसा भी हो सकता है, तो जब 2 चीजों को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। विलयन में 2 चीज होती है, एक तो होता है विलेय, एक होता है विलायक।
है ना। विलय क्या होता है, वो पदार्थ जिसको हम विलायक में घोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं विलय शक्कर ले लूं और यहाँ पे विलायक जल ले लूं, जनरली विलायक कैसे होते हैं, द्रव्य अवस्था में होंगे, और ये क्या हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं और द्रव्य भी हो सकते हैं। वैसे तो गैस भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हमारे हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो ये ठोस भी हो सकते हैं, ये द्रव्य भी हो सकते हैं। तो शक्कर को अगर मैंने पानी में मिलाया तो ये शक्कर हमारा विलय है और जल हमारा विलायक है। जल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है ना। कोई भी द्रव्य पदार्थ, कोई भी लिक्विड होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। और ये लिक्विड भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के पदार्थ होते हैं, इन्हीं दो तरह के पदार्थों को मिलाने के हिसाब से हम 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे 3 प्रकार के सॉल्यूशन, पहला होता है अल्प परासरी, इसको समझेंगे, ये आपकी बुक का ही है, उसको समझने से पहले आपको ये पढ़ना है। एक होता है अल्प परासरी जिसमें विलय कम हो और विलायक ज्यादा हो। विलायक समझ गए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देती हूँ कि इधर नमक है, हमारा विलय क्या है, अभी सब जगह नमक या शक्कर, और विलायक क्या है, जल। तो जल आपने ले लिया 1 किलो और नमक आपने लिया 2 ग्राम, तो विलय कम है और विलायक बहुत ज्यादा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं अल्प परासरी। अल्प कौन, ये विलय अल्प है, अल्प का मतलब कम, और वो किसके ऊपर डिफाइन करते हैं हम, विलय के ऊपर, विलय जो हम डाल रहे हैं। तो विलय कम है, अल्प है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्प परासरी विलयन। तो पहली कंडीशन क्या है कि यदि कोशिका को तनु विलयन का मतलब यही अल्प परासरी विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम आ गया, ठीक है, शक्कर या नमक जो भी डाला है वो तो कम है, और जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। वैसे किलो नहीं लीटर लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, लीटर, क्योंकि लिक्विड है। जल परासरणी विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम कोशिका को रखें, जैसे मैंने ये बर्तन रखा, ठीक है, इसमें मैंने कैसा विलयन भरा है, अल्प परासरी, जिसमें क्या है, नमक या शक्कर जो भी डाला है वो तो कम है और पानी ज्यादा है। इसमें मैंने किसी कोशिका को रख दिया, कोशिका कोई भी हो सकती है, अंडा हो सकता है, किशमिश हो सकती है, ये सब कोशिकाएं हैं, और भी कोई कोशिका, नॉर्मल आप प्याज की कोशिका रख दो, ठीक है। तो कोशिका रख दी, तो क्या होगा, कोशिका में जो सांद्रता होती है, यानी कि जितने भी पदार्थ है, विलय है, वो क्या होंगे, अधिक होंगे, और जल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पदार्थ तो अधिक है, जल कम है। और ये जो कोशिका की झिल्ली है, अभी हमने बोला ये कैसी है, अर्धपारगम्य। कोशिका की झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो जल की सांद्रता यहां पे क्या है, जल अधिक है, और यहां पे अंदर क्या है, जल कम है, यहां पे लिख चुकी हूं जल कम है। तो क्या करेगा, अधिक, कोई भी जल या कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाएगा। तो ऐसे विलयन में, ऐसे विलयन को हम, विलयन मतलब ये वाला विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, और विधि में क्या होगा, परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्यों जल ही जा रहा, आप बोलेंगे कि भाई सांद्रता तो इधर भी ज्यादा है, लेकिन हमने क्या बोला, ये अर्धपारगम्य है, ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है, ये सिर्फ जल को ही अंदर जाने देना चाहती है। तो जल को अंदर जाने देना चाहती है, और जल की सांद्रता कहाँ ज्यादा है, बाहर, तो जल कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर। तो अगर हम कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखेंगे जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है, तो जल बाहर से कोशिका के अंदर चला जाएगा, पहली कंडीशन। चलिए दूसरी पे आते हैं। दूसरी कंडीशन है, यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जहां बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, मतलब दूसरे टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है समपरासरी। सम का मतलब एक जैसा,
मतलब इसमें क्या होगा, विलय जो भी हम ले रहे हैं, चाहे नमक ले रहे हैं, चाहे शक्कर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, और विलायक नॉर्मली हमारा क्या रहेगा, जल। तो अगर इसमें ये भी 2 ग्राम है और ये भी 2 लीटर ml है, लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ml है ना, या ग्राम ग्राम कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो ml होना चाहिए क्योंकि लिक्विड है, लेकिन मान लो दोनों बराबर है, इक्वल टू है। जितना मतलब चम्मच से अगर बोले तो 1 चम्मच अगर आपने नमक लिया है तो 1 चम्मच ही क्या लोगे, पानी। तो दोनों की मात्रा बराबर है, तो ना तो किसी की सांद्रता अधिक है ना किसी की सांद्रता कम, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, समपराशरी। अब अगर हम कोशिका को समपराशरी विलयन में रखें, ये हमारा वो समपराशरी विलयन हो गया। ठीक है, इसमें हमने रख दी कोशिका। अब यहाँ पे भी जल जो है वो उतना ही है, यहाँ पे भी जल जो है वो उतना ही है, यही कह रहा है ये समपराशरी है। तो अगर जल की बाहरी जल मतलब ये वाला जल की सांद्रता, कोशिका में स्थित जल की सांद्रता मतलब कोशिका में जो जल है और यहाँ जो जल है वो कैसा है, बराबर। कोशिका जल बराबर है किसके, बाहरी जल के। तब क्या होगा भाई, दोनों ही बराबर है तो गति होगी ही नहीं, क्योंकि हम तो क्या बोल रहे हैं कि परासरण कब होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, जहां पे भी अधिक मात्रा होगी। अब यहाँ तो अधिक मात्रा है ही नहीं, तो कोशिका की साइज में कोई फर्क नहीं आएगा और कोशिका ऐसी कैसी बनेगी, ना तो जल अंदर जा रहा है ना जल बाहर जा रहा है, तो कुछ भी क्रिया इसमें नहीं होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन की बात करें, मतलब उसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा हर जगह, ठीक है, के अंदर घोल से अधिक सांद्रता हो, ये क्या कंडीशन हो गई, मतलब तीसरे टाइप का विलयन हमारे पास हो गया अति पराशरी। अति का मतलब अधिक, और कौन अधिक, विलय। सारी जो विलयन के प्रकार हैं वो विलय पे दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, विलय क्या होगा, अधिक होगा, और विलायक क्या होगा, कम। उसका उल्टा कर देते हैं फर्स्ट वाले का। पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पे 2 ग्राम लिया था, इसको मैं कहती हूँ 1 किलो डाल दो, और इसको 2 ml ही रखो, सिर्फ 200 ml इतना सा, या इसको हमने 6 चम्मच ले लिया और इसको 1 चम्मच ही लो, चाशनी को एकदम गाढ़ा बना दो। तो ऐसे विलयन क्या होंगे, अति पराशरी। कौन अति है, विलय अति है। और अल्प मतलब कम विलय, तो उसमें विलय कम था, इसमें विलय ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम कोशिका को रखेंगे, ये कैसा विलयन है, अब अति पराशरी। ठीक है, अति पराशरी विलयन में हमने रख दिया कोशिका को। अब ये कह रहा है कि कोशिका में तो क्या है, देखो विलयन के अंदर घोल से अधिक सांद्र है, बाहर वाला विलयन अंदर के घोल, अंदर का घोल मतलब कोशिका का घोल, इससे अधिक सांद्र है। सांद्र का मतलब वही अति पराशरी है, मतलब यहां पे क्या है, विलय अधिक और जल कम है। अंदर क्या है, अंदर वाला घोल मतलब इसका घोल, इसमें क्या है, जल अधिक है और विलय कम है। पहले वाले की जस्ट उल्टी स्टेज है ये। पहले जो अल्प पराशरी था उसमें अंदर जल, बाहर जल ज्यादा था, अंदर कम था। यहाँ पे अंदर बाहर जल कम है और अंदर ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि ये जल के लिए ही क्या है, पारगम्य, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। सिर्फ जल को जाने दे रही है, तो जल अपनी अधिक, तो अधिक किधर है, इधर। तो अब कहां से जल बाहर जाएगा, कोशिका से जल जो है वो क्या निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा इधर, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, विलय को तो जाने नहीं देना इसने, ये तो सिर्फ जल को ही पारगम्य करती है और जल की सांद्रता इधर अधिक है, इधर कम है, तो जल बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा,
कोशिका से बाहर आ जाएगा। क्या? जल। कौन सी विधि द्वारा? परासरण विधि द्वारा। परासरण क्यों? क्योंकि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की आ तो रहा है, लेकिन किसकी वजह से? अर्धपारगम्य झिल्ली से। ठीक है, तो तीनों आपको समझ में आ गए, अल्प परासरी, सम परासरी और अति परासरी। जब हम अल्प परासरी में रखेंगे तो जल कोशिका के अंदर जाएगा, अति परासरी में रखेंगे जैसे अभी रखा तो जल कोशिका से बाहर आ जाएगा, और सम परासरी में रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम करने वाले हैं वो जो क्रियाकलाप आपको दिया है, इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका। हम देखना आप इसे। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाया जाता है। अंडा देखा है आपने, अंडे में होता है कवच, है ना। ये कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये बहुत हार्ड होता है, और इसके अंडे के अंदर एक छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो होती है हमारी कोशिका झिल्ली। तो हमें तो ये प्रयोग कोशिका झिल्ली से करने हैं, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली कौन है? अर्धपारगम्य झिल्ली तो कोशिका झिल्ली है। ये कवच से तो हमें लेना देना ही नहीं है, तो इस कवच को पहले हमें हटाना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है अंडा अपने आप में एक कोशिका है, तो इसको हटाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है एक पतली बाहरी झिल्ली, ये झिल्ली जो इसके अंदर है, इसको निकालना है हमें और बाहर वाले को हटाना है। ठीक है, अब अंडे को घेरे रहती है, ये ग्रीन वाली घेरे हुए। अंडे को शुद्ध जल में रखो। तो पहले हमने क्या किया? HCl में रखा, प्रैक्टिकल देखेंगे, और झिल्ली को हटा दिया। झिल्ली को हटाने के बाद हमने अंडे को शुद्ध जल में 5 मिनट के लिए रखा और इसका अवलोकन किया। प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या हुआ। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि जैसे ही हमने ये हरी वाली झिल्ली, ये अंडा हमारा, अब इसकी झिल्ली हरी है, बाहर वाला तो हमने निकाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने कहाँ रखा? जल में। सिर्फ जल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और अंडा है तो अंडे में तो जल की क्वांटिटी क्या होती है? कम होगी। अंडे में तो योक होता है, तो इसमें जल क्या होगा? कम। बाहर जल क्या है? अधिक। और ये झिल्ली कौन सी है? अर्धपारगम्य। ये क्या करने दे रही है? सिर्फ जल को। ऐसा जरूरी नहीं है जल को जाने देती है, और भी पदार्थों को जाने देती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको सोडियम का भी दिया था, लेकिन हम हमारी समझने की दृष्टि से इसे समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? जल को जाने दे रही है। तो अब क्या होगा? जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाएगा। तो जल की अधिक सांद्रता कहाँ है? बाहर। तो जल कहाँ चला जाएगा? बाहर से अंदर। तो अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ये अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे हम। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? इसी प्रकार एक और कवच रहित, मतलब 2 अंडे कवच रहित लेने हमें, और एक को हम क्या करेंगे? नमक के घोल में, यानी कि सांद्रित विलयन में। वो कैसा घोल था? जल वाला। उसको हम बोल सकते हैं कि वो अल्प परासरी था। दोनों जगह सेम तो नहीं थी, तो सम परासरी तो नहीं हो सकता। ये कैसा है? अति परासरी, क्योंकि इसमें नमक क्या है? ज्यादा है, विलय ज्यादा है। विलय हमारा अभी क्या है? नमक। 5 मिनट रखना है और अवलोकन करना है। इससे क्या होगा? अंडा सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ेगा अंडा? देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारी कोशिका। ठीक है, अंडा रख देते हैं झिल्ली वाला। ये बाहर क्या है? बाहर नमक डाला हुआ है पानी में, और कैसा है ये? अति परासरी, मतलब नमक ज्यादा है इसमें, जल कम है। ठीक है, जल कम है। हमने प्रैक्टिकल में ग्लास में रखा है, ग्लास में रख सकते हैं। अब क्या होगा? इधर क्या है? इधर तो नमक ही नमक है, मतलब 2 किलो नमक में 1 चम्मच सिर्फ डाला हुआ है। और अंडे में क्या होगा? अंडे में भी योक होता है, योक में भी क्या होता है? पानी की क्वांटिटी होती है थोड़ी बहुत। तो इधर के कंपैरिजन में जल में, अब अंडे में जल क्या हो गया? अधिक है। ये तो बिल्कुल खारे जैसा पानी है, तो क्या हो गया? अब जल की सांद्रता किधर अधिक है? अंडे में। तो जल कहाँ आ जाएगा? बाहर, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो जल कहाँ आ जाएगा? बाहर, और अंडा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप जाइए प्रैक्टिकल देख कर आइए और इस थ्योरी को समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, और
एंजॉय कीजिए प्रैक्टिकल को। हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं परासरण यानी ऑस्मोसिस का चेक। क्या चेक कि आपने किशमिश वाला जो प्रयोग है वो तो बहुत बार किया होगा और वही घिसी पिटी सी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज आपकी बुक में जो एग के साथ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो शायद आपने कभी नहीं किया होगा। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि किशमिश जो है वो प्लांट कोशिका है, आज हम इसको एनिमल, क्योंकि आपको पता ही है कि एग एक पूरी कोशिका को डिनोट करता है, एक सिंगल कोशिका है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसमें ऑस्मोसिस कैसे होता है और होता है या नहीं ये देखने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हमारे पास एग है और हमने H2SO4 लिया है। आप HCl भी ले सकते हैं क्योंकि H2SO4 थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो उसके साथ टैकल करने के लिए हमें कहा जाता है कि हम HCl लें। अगर आप घर पे ये करें तो हमेशा HCl के साथ करें। उसके बाद हमने यहाँ पे H2SO4 को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड मतलब कॉन्सेंट्रेट होता है और आपकी स्किन जला सकता है, और अगर आप HCl ले रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रिकॉशंस उसके साथ भी रखने हैं। हमने यहाँ बीकर में H2SO4 लिया है और उसमें पानी मिला दिया है। साथ में हमें एक नमक का घोल भी चाहिएगा जो थोड़ी देर बाद चाहिए, और 2 एग चाहिए। अभी हम दोनों एग को एक साथ नहीं गला रहे, आपको एक के साथ बता रहे हैं, बाकी हमें 2 एग चाहिएंगे इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इस एग को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे झाग निकल रहे हैं। ये झाग क्या है, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जो कवच है एग का वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और जब भी कोई एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है HCl या H2SO4 तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रही है बबल की फॉर्म में, झाग आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। अब थोड़ी देर में क्या होने वाला है, ये जो एग शेल है ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और हमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली जो है वो कोशिका मिल जाएगी। इसीलिए हम ये सारे माथाफोड़ी कर रहे हैं इतनी सारी, ताकि हमें वो मेम्ब्रेन दिख जाए, क्योंकि अगर हम ऐसे तोड़ेंगे एग की शेल को तो अंदर वाली मेम्ब्रेन टूट जाएगी और सारा योक बाहर आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ शेल तोड़नी है, मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ना। तो हम इसे 2 से 3 घंटे रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, एग शेल निकलती है या नहीं। तो इंतजार करते हैं 2-3 घंटे का, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने इसको 5-6 घंटे रखने के बाद बताया था कि इसमें देखिए आपको लेयर दिख रही होगी और बहुत सारे झाग दिख रहे होंगे। ये झाग सारे कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और जो एग का शेल है वो अब पतला हो चुका है, तो हम इसे इसमें से निकाल लेंगे, और काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एक एसिड में थे। आप देख रहे होंगे इनकी पहले के कंपैरिजन में मेम्ब्रेन पतली हो चुकी है, जो बाहर का शेल था, क्योंकि सारा और भी अगर हम इसे काफ़ी देर तक रखेंगे तो ये पूरी ही हट जाएगी। हमने इसे पानी से धो दिया है ताकि जब हम इसे टच करें तो एसिड हमारी स्किन को रिएक्ट नहीं करे। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और 2 बीकर लेंगे, जिसमें एक में हम पानी का सॉल्यूशन लेंगे, नॉर्मल पानी, और दूसरे में नमक का सॉल्यूशन लेंगे। ये देखिए ये एग पूरा, जब हम इसे कम से कम 5-6 घंटे रखेंगे तो इसकी ऊपर वाली शेल जो है वो निकल जाएगी और कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसी तरह के 2 एग हमें प्रिपेयर करने हैं और इन दोनों एग से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हमने यहाँ पे 2 बीकर लिए हैं, जिसमें एक में नॉर्मल पानी है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, और दूसरे वाले पानी में हम नमक मिलाने वाले हैं। क्यों मिलाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसे हाइपर सॉल्यूशन बनाना है, यानी अति परासरी विलयन बनाना है। ऐसा विलयन जिसमें जो भी हमारा जल है उसकी मात्रा तो बहुत कम हो, और जो विलय, जैसे कि मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है तो नमक की मात्रा जल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं अति परासरी विलयन। अब इसे अच्छी तरह से हम डिज़ोल्व कर लेंगे। अब हमारा जो एग है हम एक तो डालेंगे नॉर्मल पानी में और दूसरे को डालेंगे नमक वाले पानी में,
और फिर से इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो क्रिया है परासरण की वो होती रहे, यानी कि पानी जिसको जहाँ जाना है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो वहाँ जाए। तो इसे 5-6 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर हम एग की साइज में डिफरेंस देखेंगे। अब 5 से 7 घंटे हो चुके हैं और ये काफ़ी ऐसे ही पड़े हुए हैं और अब हम इसे निकाल के देखेंगे कि दोनों के साइज़ में क्या डिफरेंस आया है। वैसे अगर आपको दिख रहा हो तो जो पानी में पड़ा हुआ अंडा है उसका साइज़ बड़ा हो गया होगा, क्योंकि पानी जो है वो अल्प परासरी विलयन था, तो जल की सारी क्वांटिटी, सारी मात्रा अंडे के अंदर चली गई होगी परासरिंग मेम्ब्रेन की वजह से, जो उसके अंदर कोशिका कला है, कोशिका झिल्ली है, उसकी वजह से सारा जो जल है वो अंडे के अंदर चला गया होगा, इसलिए ये अंडा फूल गया होगा। जबकि हमने इसे अति परासरी विलयन में रखा था, यानी बाहर नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, पानी की कम थी, तो अंडे का पानी बाहर निकल गया होगा उसी केंद्र की झिल्ली की वजह से और कोशिका झिल्ली की वजह से। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को निकालेंगे और दोनों के साइज को देखेंगे कि क्या फ़र्क आया है दोनों के साइज में। ये देखिए दोनों के साइज में अंतर। ये वाला अंडा जो है ये पानी में रखा हुआ था इसलिए फूल गया है, और ये वाला अंडा नमक के घोल में रखा हुआ था इसलिए ये सिकुड़ गया है, क्योंकि सारा पानी इससे बाहर आ चुका है। तो यही होती है परासरण की क्रिया, जिसमें जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो आपने देखा प्रैक्टिकल और ये दोनों बातें समझी कि एक ग्लास में जहाँ पे हमने क्या किया था, पानी में रखा था, वहाँ पे अंडा फूल गया, और दूसरे वाले में जहाँ पे हमने नमक वाले पानी में रखा था, दूसरी वाले ग्लास में नमक वाले पानी में रखा था, वहाँ पे अंडे का साइज जो है वो सिकुड़ गया, अंडा सिकुड़ गया, तो साइज क्या हो जाएगा उसका, छोटा। तो जो दोनों अंडे हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, एक तो बड़ा अंडा मिलेगा और एक छोटा अंडा मिलेगा। ठीक है, ऐसी ही क्रिया आप किसके साथ कर सकते हैं, आप किशमिश के साथ भी कर सकते हैं, मतलब रेजिन्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको क्रियाकलाप 5.4 में दिया है ना, जब आप खीर में वो किशमिश डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो ये प्रैक्टिकल जो है ये हमने नहीं किया है, क्योंकि ये हम नॉर्मल लाइफ में देख पाते हैं। अंडे वाले से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। इसमें क्या हुआ, किशमिश को जब हम क्या रखेंगे, जल में रखेंगे, तो किशमिश में शक्कर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो किशमिश में जब शक्कर की मात्रा ज़्यादा होगी और बाहर पानी ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, किशमिश के अंदर। ठीक है, पानी बाहर है और किशमिश है, किशमिश में क्या है, चाशनी मीठी होती है ना किशमिश, यहाँ पे शक्कर ज़्यादा है और यहाँ पे पानी है, सिर्फ जल है, तो जल की सांद्रता यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, तो जल क्या करेगा, किशमिश के अंदर चला जाएगा और किशमिश फूल जाएगी। इसी फूली हुई किशमिश को जब वापस आप क्या करोगे, पहली कंडीशन में क्या रखा हमने, शक्कर अथवा नमक के सांद्रित घोल में रखा, तो किशमिश क्या हो गई, फूल गई। जब इन्हें सांद्रित घोल में रखा जाता है तो जल को बाहर निकल आता है। क्यों निकल आएगा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे शक्कर का पानी ले लिया और यहाँ पे वही फूली हुई किशमिश ले ली, फूली हुई किशमिश ले ली। अब क्या होगा, फूली हुई किशमिश में पानी ज्यादा है और बाहर शक्कर चाशनी पड़ी हुई है ना, बिल्कुल शक्कर का पानी, चाशनी बोल सकते हो आप, एकदम गाढ़ी वाली चाशनी। तो यहाँ पे जल क्या है, कम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जल ज्यादा है तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा, तो किशमिश से बाहर निकल जाएगा और किशमिश क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा कि परासरण कैसे होता है और परासरण कोशिका में कैसे होता है, कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है। तो इसी तरह हम आगे भी क्लास में प्रैक्टिकल के माध्यम से काफ़ी चीज़ समझते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास में और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो लेक्चर।